आज बात करते हैं बिग डेटा की और उस टेक्नोलॉजी की जिसने इस डेटा के समंदर को संभालना मुमकिन बनाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हडूप की। जरा सोचिए, हम हर रोज कितना डेटा बना रहे हैं। सोशल मीडिया पर जो पोस्ट करते हैं, जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, हमारे स्मार्ट डिवाइसेस से जो डेटा निकलता है, ये सब मिलकर एक ऐसा सैलाब बना रहा है जिसका कोई अंत नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि इतने सारे डेटा का करें क्या। देखिए, जो हमारे पुराने सिस्टम्स थे वो इस डेटा के विस्फोट को झेलने के लिए बने ही नहीं थे। साफ था, एक बिल्कुल नए सॉल्यूशन की जरूरत थी। तो सबसे पहले इसी डेटा के सैलाब को समझते हैं कि ये चुनौती आखिर है कितनी बड़ी। और यहीं एंट्री होती है हडूप की। समझिए, ये हमारी कहानी का हीरो है। इसे बनाया ही इसलिए गया था ताकि इस डेटा की समस्या से निपटा जा सके। ये एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है, मतलब कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। और इसकी सबसे खास बात, ये महंगे सुपर कंप्यूटरों पर नहीं, बल्कि साधारण सस्ते कंप्यूटरों के एक झुंड यानी क्लस्टर पर काम करता है और बहुत बड़े डेटा को स्टोर और प्रोसेस कर सकता है। तो अब देखते हैं कि हडूप का तरीका क्या था। ये इतना नया और इतना अलग क्यों था? ये बात इस कोट में बिल्कुल सटीक कही गई है कि हडूप एक क्रांतिकारी फ्रेमवर्क था जिसने बड़े पैमाने पर डेटा प्रोसेसिंग को न सिर्फ मुमकिन बनाया, बल्कि इसे बहुत एफिशिएंट और सस्ता भी बना दिया। तो आखिर क्या चीज़ हडूप को इतना पावरफुल बनाती है? 4 मेन बातें हैं। एक तो है स्केलेबिलिटी, मतलब आप एक सर्वर से शुरू करके हजारों मशीनों तक जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर आता है फॉल्ट टॉलरेंस। इसका मतलब है कि डेटा की कई कॉपीज बना दी जाती हैं, तो अगर कोई एक मशीन खराब भी हो जाए तो हमारा डेटा पूरी तरह से सेफ रहता है। और हाँ, ये कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि ये महंगे नहीं बल्कि आम हार्डवेयर पर चलता है। और आखिर में इसका थ्रूपुट बहुत हाई है, यानी ये बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को बहुत तेजी से प्रोसेस करने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। चलिए, अब थोड़ा और अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये इंजन आखिर काम कैसे करता है। इसके मेन पार्ट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं HDFS की, यानी हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। इसे आप हडूप की नींव समझिए, वो स्टोरेज लेयर जहां सारा डेटा रखा जाता है। एक तरह से ये एक बहुत बड़ी फैली हुई डिजिटल लाइब्रेरी है। तो HDFS काम कैसे करता है? ये बड़ी बड़ी फाइलों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, जिन्हें ब्लॉक्स कहते हैं। फिर इन ब्लॉक्स को क्लस्टर की अलग अलग मशीनों पर फैला देता है। इतना ही नहीं, ये हर ब्लॉक की कई कॉपीज भी बनाता है ताकि डेटा हमेशा सेफ रहे और हमेशा अवेलेबल रहे। तो अगर HDFS डेटा को रखने की जगह है, तो MapReduce है इस पूरे ऑपरेशन का दिमाग। ये वो हिस्सा है जो उस डेटा को प्रोसेस करता है और उसमें से काम की जानकारी निकालता है। अब इसका काम करने का तरीका बड़ा दिलचस्प है। ये 2 स्टेप्स में काम करता है। पहला स्टेप है मैप। इसमें ये एक बड़े काम को हजारों छोटे छोटे सब टास्क में तोड़ देता है। मान लीजिए हमें एक बहुत बड़ी किताब में हर शब्द को गिनना है, तो मैप फेज क्या करेगा? वो हर शब्द को देखेगा और उसके आगे 1 लिख देगा। अब आता है दूसरा स्टेप, पैरेलल प्रोसेसिंग। क्लस्टर की सारी मशीनें मिलकर इन छोटे छोटे कामों को एक साथ एक ही समय पर प्रोसेस करती हैं। और आखिर में आता है रिड्यूस फेज। ये इन सारे छोटे छोटे रिजल्ट्स को इकट्ठा करता है और जोड़कर एक फाइनल जवाब देता है। मतलब हर शब्द के आगे लिखे सारे 1 को जोड़कर उसका टोटल काउंट बता देता है। कितना स्मार्ट तरीका है ना? अच्छा, अब इन सब चीज़ों को, HDFS को, MapReduce को मैनेज कौन करता है? उसके लिए है यार्न। इसका पूरा नाम है येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर। इसे आप क्लस्टर का ट्रैफिक पुलिस समझ लीजिए, या एक हेड लाइब्रेरियन जिसका काम ये देखना है कि सब कुछ आराम से और ठीक से चलता रहे। तो यार्न की जिम्मेदारियां क्या हैं? ये सिस्टम के सारे रिसोर्स, जैसे कि कितनी मेमोरी यूज होगी, कितनी प्रोसेसिंग पावर लगेगी, इन सबको सही से बांटता है। ये तय करता है कि कौन सा काम कब होगा, मतलब टास्क को शेड्यूल करता है। और साथ ही ये हर एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस पर नजर भी रखता है। तो ये तो हो गई टेक्नोलॉजी की बात। अब देखते हैं कि असल दुनिया में इसका असर क्या हुआ, इसका इस्तेमाल कहाँ और कैसे होता है। अब हडूप की असली ताकत इसके इस्तेमाल में दिखती है। सोचिए, जो स्ट्रीमिंग सर्विस हम इस्तेमाल करते हैं, वो हडूप का इस्तेमाल करके लाखों लोगों के व्यूइंग पैटर्न को एनालाइज करती है और फिर हमें पर्सनल रिकमेंडेशंस देती है। या फिर हेल्थ केयर सेक्टर में पेशेंट्स के डेटा को एनालाइज करके बीमारियों के पैटर्न का पता लगाया जा सकता है। फाइनेंस हो, रिटेल हो, हर इंडस्ट्री में इसका जबरदस्त इस्तेमाल होता है। चलिए, अब इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर आते हैं
और देखते हैं कि आज के समय में हडूप की जगह क्या है। तो हर टेक्नोलॉजी की तरह हडूप के भी अपने फायदे और अपनी सीमाएं हैं। फायदों की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा डेटा को संभाल सकता है, इसे स्केल करना आसान है और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। इसका सेटअप और मैनेजमेंट थोड़ा मुश्किल हो सकता है और ये रियल टाइम प्रोसेसिंग के लिए नहीं बना है। मतलब अगर कोई काम तुरंत करना हो तो ये बेस्ट ऑप्शन नहीं है। ये बैच प्रोसेसिंग के लिए ज़्यादा अच्छा है, जहां बड़े-बड़े डेटा के लॉट्स पर एक साथ काम किया जाता है। तो आज की तारीख में हडूप कहाँ खड़ा है? देखिए, स्पार्क जैसी नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जो रियल टाइम और इन मेमोरी प्रोसेसिंग के लिए काफ़ी पॉपुलर हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हडूप पुराना हो गया। आज भी बिग डेटा इकोसिस्टम की नींव हडूप ही है, खासकर जब बात आती है बहुत बड़े पैमाने पर डेटा स्टोर करने की और बैच प्रोसेसिंग की। और यही सबसे ज़रूरी बात है, हडूप ने सिर्फ बिग डेटा को मैनेज नहीं किया, उसने बिग डेटा की पूरी फील्ड को ही जन्म दिया। ये एक ऐसा टूल था जिसने सब कुछ बदल दिया। इसका असर आज भी टेक्नोलॉजी की दुनिया में महसूस किया जाता है। तो आखिर में एक सवाल सोचना ज़रूरी है कि जिस तरह हडूप ने अपनी पीढ़ी की डेटा क्रांति की नींव रखी, उसी तरह आने वाली अगली डेटा क्रांति की नींव किस टेक्नोलॉजी पर रखी जाएगी?